मेरी मंगेतर ने मुझे ब्लॉक किए आज पूरे 33 दिन हो चुके थे। आखिरकार मैंने वो शादी कैंसिल कर दी जिसका मैं पिछले 5 साल से इंतजार कर रहा था। उस वक्त वो अपने डिप्रेशन से जूझ रहे पहले प्यार झाओ मिंग के साथ पहाड़ों में बने एक मंदिर में रह रही थी ताकि लोग उनके रिश्ते पर सवाल न उठाए। उसने वहीं लंबे समय तक उसके साथ रहने का फैसला कर लिया। जब कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला तो मैं उसे ढूंढने के लिए करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करके उस पहाड़ पर पहुंच गया। लेकिन वहां जो मैंने देखा उसने मेरा दिल पूरी तरह तोड़ दिया। दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे का हाथ पकड़कर सूनी जमीन पर आइरिस के फूलों के बीज बो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी और की कोई परवाह ही नहीं। उधर उसे डर था कि मैं वहां जाकर हंगामा करूंगा और झाओ मिंग की तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। इसलिए कड़ाके की ठंड वाली उसी रात उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पहाड़ से नीचे निकलवा दिया। उसी पल मैंने फैसला कर लिया, अब मैं उससे नहीं किसी और से शादी करूंगा। कुछ दिन बाद मैं अपनी नई शादी के लिए शेरवानी ट्राई कर रहा था। तभी मेरी नजर सामने खड़े एक इंसान पर पड़ी। वो था सोंग कियान, जिससे मिले हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। तभी 2 सेल्समैन मेरे आसपास आ गए। सर, आपकी पर्सनैलिटी पर ये शेरवानी एकदम परफेक्ट लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये खास आपके लिए ही बनी हो। शादी वाले दिन आप यही पहनिए। यकीन मानिए दुल्हन की नजर सिर्फ आप पर ही टिक जाएगी। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी सोंग कियान मेरे पास आई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी पसंद हमेशा अच्छी रही है। ये ड्रेस सच में तुम पर बहुत सूट कर रही है। फिर उसने इधर उधर देखा और पूछी, लेकिन तुम अकेले आए हो? आज मेरे पास टाइम है, चाहो तो दोपहर में पहले जाकर मैरिज रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं। ये कहते हुए वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मेरा हाथ पकड़ने आगे बढ़ी, लेकिन मैंने तुरंत एक कदम पीछे हटकर खुद को उससे दूर कर लिया। उसे देखते हुए मैं बस यही सोच रहा था, 6 महीने गायब रहने के बाद भी क्या उसे सच में लगता है कि मैं अब भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। उस दिन मिंगहुआ मंदिर से लौटने के बाद ही मैंने हमारी शादी कैंसिल कर दी थी। पहले प्लान के हिसाब से अगले शनिवार मेरी और सोंग कियान की शादी होने वाली थी, लेकिन अब शादी तो उसी दिन होगी, बस दुल्हन बदल चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, सोंग कियान को अभी तक इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। तभी दोनों सेल्समैन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। मैडम, आप ही मिस्टर पेई की होने वाली पत्नी है ना? सच कहे तो इन पर ये शेरवानी कमाल लग रही है, बिल्कुल किसी फेरी टेल के प्रिंस जैसे दिख रहे हैं। सोंग कियान ने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ सच में ये इस पर बहुत अच्छी लग रही है। मैं गहरी सांस लेकर सेल्समैन को हमारे रिश्ते की सच्चाई बताने ही वाला था कि तभी मेरी नजर उसके दाहिने हाथ पर पड़ी। उसकी कलाई में अगरवुड की बौद्ध माला बंधी हुई थी। ये वही माला थी जो कल ही झाओ मिंग ने अपनी वापसी की पोस्ट में पहनी थी। उसकी सेल्फी सोशल मीडिया पर आते ही फैंस तरह तरह के अंदाजे लगाने लगे थे। झाओ मिंग ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक कमेंट लाइक करके पिन कर दिया। उस कमेंट में सिर्फ सोंग कियान की पीठ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी यूनिक कार नंबर प्लेट और फैन नंबर वाली कार को लोगों ने तुरंत पहचान लिया। सिर्फ आधे घंटे के अंदर पूरी इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि कुछ ही देर बाद झाओ मिंग ने वो पोस्ट चुपचाप डिलीट भी कर दी। भले ही वो ट्रेंडिंग टॉपिक कुछ ही देर में हटा दिया गया, लेकिन एक बात पूरे इंटरनेट पर लगातार चलती रही। टॉप स्टार झाओ मिंग जल्द ही एक बड़े अमीर परिवार की बेटी से शादी करने वाला है। ये सब देखकर मुझे 6 महीने पहले की बातें याद आ गई, जब सोंग कियान अचानक गायब हो गई थी और जाते जाते मुझे हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया था। न जाने मीडिया को ये खबर कहां से मिल गई। हर दिन रिपोर्टर मेरे घर के बाहर खड़े रहते और उसी के बारे में सवाल पूछते। देखते ही देखते मैं लोगों के लिए सिर्फ मजाक और गॉसिप का हिस्सा बनकर रह गया। लेकिन सच तो ये था, मुझे खुद नहीं पता था कि सोंग कियान आखिर है कहाँ। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा ही हुआ, अब हमारे बीच कोई भविष्य बचा ही नहीं था। इतने में सोंग कियान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाली। स्क्रीन पर लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे। उसने फोन की तरफ देखा, फिर मुझसे बोली, तुम आराम से देखो, मैं यही इंतजार करती हूँ। उसकी ध्यान साफ तौर पर फोन पर ही था। मुझे बिना देखे ही समझ आ गया, ये कॉल जरूर झाओ मिंग की होगी। मैंने शांत आवाज में कहा, फोन उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा हैरान रह गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से ये बात कह दूंगा। कौन सोच सकता था सिर्फ 6 महीने पहले अगर हमारे बीच झाओ मिंग का नाम भी आ जाता तो इतनी बड़ी लड़ाई होती कि पूरा घर सिर पर उठ जाता। उस वक्त झाओ मिंग अभी अभी विदेश से वापस आया था। जब सोंग कियान उसे अपने घर लाया तो उसने मुझसे कहा था, झाओ मिंग मेरे पापा के पुराने दोस्त का बेटा है। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है, इसलिए उसे घर लाना पड़ा। धीरे धीरे झाओ मिंग सोंग परिवार का गोद लिया हुआ बेटा बन गया। वो हम दोनों से 2 साल छोटा था, फिर भी हर वक्त सोंग कियान के आसपास ही मंडराता रहता और हर बार उसे बड़े प्यार से दीदी कहकर बुलाता। बस यहीं से हमारी बचपन वाली
खूबसूरत दोस्ती भी धीरे धीरे बदलने लगी। बचपन के दोस्त कहलाने वाले हम दोनों धीरे धीरे ऐसे दुश्मन बन गए कि मिलते ही लड़ाई शुरू हो जाती थी। दोनों परिवार हमेशा हंसकर कहते, अभी तो दोनों एक दूसरे का घर सिर पर उठा रहे हैं, आधे घंटे बाद फिर ऐसे बात करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और सच भी यही था। हर झगड़े के बाद हम आधे घंटे के अंदर फिर से साथ हो जाते थे। लेकिन ये किसी को नहीं पता था, हर बार झुकता सिर्फ मैं था। धीरे धीरे हमारी हर डेट पर झाओ मिंग भी साथ आने लगा। सोंग कियान की कार की आगे वाली सीट हमेशा उसी के लिए रिजर्व रहती। उसके बैग में रखी गले की दवा भी झाओ मिंग के लिए होती, क्योंकि उसे सिगरेट पीने की आदत थी। यहाँ तक कि उसके फोन की स्पेशल रिंगटोन भी सिर्फ झाओ मिंग के लिए थी। और हर बार घर से निकलने से पहले वो जो कपड़े और गहने पहनती, वो भी झाओ मिंग की पसंद से चुने जाते थे। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि अगर झाओ मिंग का फोन आ जाए तो मुझे हर काम छोड़कर पीछे हटना पड़ता। यहाँ तक कि अगर वो मेरे मोबाइल पर भी कॉल करे तब भी मुझे तुरंत उठाना पड़ता। एक बार सोंग कियान का फोन बंद हो गया था क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। झाओ मिंग ने मुझे कॉल किया, लेकिन मैं किसी वजह से फोन नहीं उठा पाया। किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। उसने कड़ाके की ठंड में, जब बाहर का तापमान माइनस में था, सीधे आउटडोर स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। जब तक हम वहाँ पहुँचे वो पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसने अस्पताल जाने से साफ मना कर दिया। आखिर में सोंग कियान खुद भी पूल में कूद गई और उसके साथ ठंड में बैठी रही। तब जाकर झाओ मिंग इलाज के लिए तैयार हुआ और इस पूरी घटना का दोष मेरे सिर मढ़ दिया गया। मुझे झाओ मिंग से माफी मांगनी पड़ी। सोंग कियान से भी बार बार माफी की भीख मांगनी पड़ी। मैंने अपनी सारी इज्जत तक दाव पर लगा दी, लेकिन फिर भी उसकी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं बची। करीब 6 महीने पहले दोनों परिवारों की रजामंदी से आखिरकार मेरी और सोंग कियान की शादी की तारीख तय हो गई थी। जिस रात हमारी शादी पक्की हुई, उसी रात झाओ मिंग ने सोंग कियान से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सोंग कियान ने उसे मना कर दिया, लेकिन उसके बाद झाओ मिंग ने खुद को नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे उसका जुनून एक बीमारी बन गया। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी हर बार दोष मेरे सिर ही आया। सोंग कियान उसे लेकर कभी हॉट स्प्रिंग घूमने जाती, कभी समुद्र किनारे उसका मूड ठीक करने, फिर उसे मन की शांति दिलाने के लिए मिंगहुआ मंदिर भी ले गई। उसे डर था कि अगर मुझे ये सब पता चला तो मैं उसे रोकूंगा या उससे मिलने पहुंच जाऊंगा। इसीलिए उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, अपनी सारी खबरें भी मुझसे छिपा ली। उसे पूरा यकीन था कि चाहे वो कुछ भी करे, मैं हमेशा उसकी वापसी का इंतजार करता रहूंगा। इसलिए हर बार कुर्बानी सिर्फ मेरी ही दी जाती थी। लेकिन इस बार वो गलत थी। कोई भी इंसान पूरी जिंदगी एक ही जगह खड़े होकर किसी का इंतजार नहीं कर सकता। मैंने उसकी जाते हुए पीठ को आखिरी बार देखा, फिर बिना किसी भावना के अपने ऊपर पहनी शेरवानी उतार दी और दूसरी शेरवानी पसंद करके बुक कर ली। इसके बाद मैंने अपनी होने वाली पत्नी झू मियाओलिंग को मैसेज भेजा, दूल्हे की शेरवानी मैंने फाइनल कर ली है। उधर से तुरंत जवाब आया, ठीक है, आज रात मम्मी पापा तुम्हें डिनर पर घर बुलाना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया, जरूर, मैं आ जाऊंगा। मिंगहुआ मंदिर से लौटने के बाद मैं बुरी तरह बीमार पड़ गया था। ठीक होने के बाद मैंने अपने माता पिता को शादी तोड़ने का फैसला बता दिया। उसके बाद के 6 महीने मैंने नौकरी छोड़ दी और अकेले घूमने निकल गया। जब वापस लौटा तो घर वालों के कहने पर रिश्ते देखने के लिए तैयार हो गया। इसी दौरान मेरी मुलाकात झू मियाओलिंग से कई बार हुई। हम दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगा। इस तरह हमारी शादी भी तय हो गई। शादी के कपड़े, वेन्यू और बाकी सारी तैयारियां फिर से शुरू हो गई। उस दिन शॉपिंग खत्म करने के बाद मैं पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वहाँ फिर से सोंग कियान से सामना हो जाएगा। वो बड़े प्यार से झाओ मिंग के लिए झींगे छील रही थी और एक एक करके अपने हाथों से उसे खिला रही थी। उधर झाओ मिंग बड़े प्यार से टिश्यू लेकर सोंग कियान के हाथ साफ कर रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई नया नया प्यार में पड़ा कपल हो। झाओ मिंग को झींगे बहुत पसंद थे, लेकिन उसे खुद छीलना पसंद नहीं था। अगर सोंग कियान अपने हाथों से झींगे न छील कर खिलाए तो वो खाता ही नहीं था। पहले जब हम तीनों साथ बाहर खाना खाने जाते थे, सोंग कियान हमेशा उसी की पसंद का सी फूड रेस्टोरेंट चुनता। टेबल पर भी वही सब ऑर्डर होता जो झाओ मिंग को पसंद था, लेकिन मुझे सी फूड से एलर्जी थी, इसलिए मैं हर बार चुपचाप उनके साथ बैठा रहता। जब दोनों का खाना खत्म हो जाता तब जाकर कहीं और जाकर खुद कुछ खाता। इसी वजह से मुझे पेट की बीमारी भी हो गई थी। मुझे देखते ही सोंग कियान का चेहरा उतर गया। वो हमेशा की तरह मुझे डांटते हुए बोली, तुम्हें तो सी फूड पसंद भी नहीं है, फिर यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ना, आज दोपहर हम मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने चलेंगे, फिर भी तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। मैंने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और न ही उसे ये बताने की जरूरत समझी कि वो शादी तो कब की टूट चुकी है। तभी झाओ मिंग भी अपनी सीट से उठ गया। उसने हमेशा की तरह मुझे घूरते हुए ताने मारे, तुम्हें पीछा करना बंद नहीं होता क्या?
हर जगह आकर ऐसे देखते रहते हो, कोई भी इंसान इससे परेशान हो जाएगा। ये बातें वो पहले भी न जाने कितनी बार कह चुका था। हर बार मैं उससे बहस करता, लेकिन आखिर में सॉन्ग कियान सिर्फ एक ही बात कहती, इसने गलत क्या कहा है। हाँ, वो भी गलत नहीं था और सॉन्ग कियान भी नहीं, गलती सिर्फ मेरी थी। मैंने ही गलत इंसान से प्यार किया था। इतने में सॉन्ग कियान ने फिर मेरी तरफ देखकर कहा, सुना है तुमने नौकरी छोड़ दी है। एक आदमी के पास अपना करियर होना चाहिए। अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो क्या पूरी जिंदगी मेरे भरोसे रहोगे? पेईयान, क्या तुम सॉफ्ट लाइफ जीने वाले आदमी बनना चाहते हो? जरा झाओ मिंग से सीखो। इस बार उसकी फिल्म फिर से बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। झाओ मिंग के चेहरे की वो घमंडी मुस्कान देखकर मुझे हंसी आ गई। इन सालों में सॉन्ग परिवार ने उस पर बेहिसाब पैसा और मेहनत लगाई थी। बड़े बड़े डायरेक्टर से लेकर बेहतरीन स्क्रिप्ट तक सब कुछ उसके सामने थाली में सजा कर रखा जाता था। उसकी शर्तें भी कम नहीं थी। S+ लेवल से कम प्रोजेक्ट नहीं करेगा, हीरो के अलावा कोई रोल नहीं करेगा, मशहूर मेकअप आर्टिस्ट नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, और अगर कोई सपोर्टिंग एक्टर उससे ज्यादा हैंडसम हुआ तो वो फिल्म भी छोड़ देता था। ओवर टाइम बिल्कुल नहीं, वीकेंड पर पूरी छुट्टी। जो फिल्म मुश्किल से 3 महीने में पूरी हो सकती थी उसे भी वो खींचकर 1 साल में खत्म करता था। फिर भी सॉन्ग कियान PR पर करोड़ों खर्च करता ताकि लोगों के सामने उसकी इमेज एक ऐसे एक्टर की बने जो एक्टिंग में माहिर है और हर छोटी डिटेल पर ध्यान देता है। उसकी हर अवार्ड नॉमिनेशन के पीछे भी न जाने कितना पैसा बहाया जाता था और इसे ये लोग करियर कहते थे। मैं हल्का सा हंस पड़ा, तो फिर क्या करूं? मुझमें ज्यादा करियर बनाने का जुनून है ही नहीं। वैसे भी अगर मैं पूरी जिंदगी काम न करूं तब भी घर का पैसा मेरी कई पीढ़ियों के लिए काफी है। अभी तो मुझे जिंदगी एंजॉय करनी है। बेवजह नौकरी करके क्या मिलेगा? सच तो ये था, पहले मुझे डर था कि कहीं सॉन्ग कियान मुझे निकम्मा न समझे, इसीलिए मैंने सुबह से शाम तक की नौकरी भी की, दूसरों के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। लेकिन मेरी 1 महीने की पॉकेट मनी मेरी पूरी सैलरी से भी ज्यादा थी, फिर भी मैं बिना शिकायत काम करता रहा। मेरी बात सुनकर सॉन्ग कियान ने निराश होकर सिर हिलाया। पेईयान, तुम इतने बदल कैसे गए? तभी झाओ मिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोला, कियान, कुछ लोग बस दूसरों पर जीना जानते हैं। पेईयान और मैं एक जैसे नहीं हैं। वो बचपन से ही ऐशो आराम में पला है, उसे जिंदगी में कभी असली तकलीफ झेलनी ही नहीं पड़ी। इतने में मेरा बचपन का दोस्त जियांग हे वहाँ आ गया। उसने झाओ मिंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, सही कहा, पेईयान तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ क्या रही है पता है? इसकी सबसे बड़ी गलती बस इतनी है कि इसने तुम्हारे जैसी औरत से प्यार कर लिया। एक ऐसा थर्ड रेट एक्टर जो सिर्फ पब्लिसिटी और हाइप के दम पर चल रहा है, उसे भी यहाँ खड़े होकर करियर की बातें करने में शर्म नहीं आती। जियांग हे की बात सुनते ही झाओ मिंग का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। सॉन्ग कियान को डर था कि कहीं उसकी तबीयत फिर से न बिगड़ जाए। वो तुरंत उसे संभाल कर कुर्सी पर बैठाने लगी। फिर उसने गुस्से से जियांग हे की तरफ देखा। जियांग हे, मेरी शादी में तुम्हारा बिल्कुल स्वागत नहीं है और तुम्हारे जिन दोस्तों को बुलाना है उनकी हर इन्विटेशन पहले मेरी मंजूरी से जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी वाले दिन कोई भी एरा गैरा आकर मेरा मूड खराब करे। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मेरी नजर उसके हाथ में पकड़े शादी के कार्ड पर गई। मैंने ठंडी आवाज में कहा, सॉन्ग कियान, ये मेरी शादी है, इसमें बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। पहली बार मैंने उसके सामने इतने सख्त लहजे में बात की थी। एक पल के लिए वो पूरी तरह चुप रह गई। उसने हैरानी से पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो? तभी जियांग हे उसकी बात पकड़कर जोर से हंस पड़ा, इतनी जोर से कि पूरे रेस्टोरेंट के लोग हमारी तरफ देखने लगे। वो बोला, सॉन्ग कियान, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि दुनिया सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? जरा आंखें खोल कर देखो। पेईयान जिस इंसान से शादी करने वाला है। उसी वक्त अब तक चुप खड़ा झाओ मिंग घबरा गया। उसने तुरंत जियांग हे की बात बीच में काट दी। फिर मासूम सा चेहरा बनाकर सॉन्ग कियान का हाथ पकड़ लिया। कियान, यहाँ बहुत लोग हैं, अगर तुम्हारे और पेईयान के बीच कोई गलतफहमी है तो बाद में आराम से बात कर लेना। मुझे बड़ी मुश्किल से फिर से लोगों का सपोर्ट मिला है। मैं नहीं चाहता कि अभी कोई नया तमाशा खड़ा हो। सॉन्ग कियान ने सिर हिलाया। जाते जाते उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और बोली, पेईयान, मुझे लगा था इन 6 महीनों में तुम समझदार हो गए हो, लेकिन तुम आज भी पहले जैसे ही जिद्दी और बिना वजह ड्रामा करने वाले हो। छोड़ो, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तब हम जाकर मैरिज रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अभी भी देर नहीं हुई है। ये कहकर वो ऐसे मुड़ी जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रही हो। फिर झाओ मिंग को लेकर वहाँ से चली गई। उनके जाते ही जियांग हे खुद को रोक नहीं पाया। यार, इसका दिमाग सच में ठीक है क्या? इतना सब होने के बाद भी इसे लगता है कि तुम उसी से शादी करोगे? मैं बस हल्का सा हंस पड़ा। गलती मेरी ही थी। मैंने ऐसी लड़की से प्यार किया जिसने मेरी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। जियांग हे ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। चल, कोई बात नहीं, शादी का नया कार्ड मैं घर जाकर फिर से
बनवा दूंगा। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, वैसे मेरे इस नए सी फूड रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसा लगा? अगर मन हो तो इसकी नई ब्रांच में पार्टनर बन जाना। मैंने बिना सोचे मुस्कुराकर कहा, जरूर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उधर रेस्टोरेंट के बाहर झाओ मिंग ने अपना मास्क और स्कार्फ उतारकर सोंग कियान को पकड़ा दिया। तभी उसकी नजर सोंग कियान के हाथ में पकड़े लाल रंग के शादी के कार्ड पर पड़ी। वो मुस्कुराकर बोला, कियान, मेरी अगली फिल्म की शूटिंग 1 महीने के लिए नॉर्थ वेस्ट में है। इस बार तुम भी मेरे साथ चलोगे ना? सोंग कियान ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुमने तो कहा था कि वहाँ की शूटिंग बहुत मुश्किल है, इसलिए ये फिल्म नहीं करना चाहते थे। झाओ मिंग मुस्कुराया, अब मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं अपनी एक्टिंग और बेहतर करना चाहता हूँ। सुना है उस डायरेक्टर की फिल्में अक्सर बड़े अवार्ड जीतती हैं। इस बार मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। सोंग कियान हंस पड़ा, अगर तुम्हें अवार्ड चाहिए तो ये कौन सी बड़ी बात है? आज रात ही मैं जजों के साथ डिनर फिक्स कर देता हूँ। ये कहते हुए उसने आदतन झाओ मिंग का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी हाथ अचानक हवा में ही रुक गया। उसकी नजर फिर से उस लाल रंग के शादी के कार्ड पर टिक गई। झाओ मिंग की सांसें तेज हो गई। वो तुरंत आगे बढ़ा और कार्ड लेने की कोशिश करते हुए बोला, कियान, फिल्म की टीम आज ही निकल रही है, चलो पहले घर चलते हैं, हमें पैकिंग भी करनी है। लेकिन इस बार सोंग कियान ने कार्ड को और कसकर पकड़ लिया। उसकी भूरी आंखें सीधे झाओ मिंग के घबराए हुए चेहरे पर टिकी हुई थी। सोंग कियान ने झाओ मिंग की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, झाओ मिंग, आज तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो। मैंने क्या किया? झाओ मिंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सोंग कियान ने उसके हाथ से शादी का कार्ड लेकर तुरंत खोल दिया। कार्ड पर बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, दुल्हा पेईयान, दुल्हन झू मियाओलिंग। शादी की तारीख भी साफ लिखी हुई थी, लेकिन झू मियाओलिंग ये नाम देखकर सोंग कियान पूरी तरह सन्न रह गई। उसके दिमाग में एक एक करके सारी बातें घूमने लगी। शादी वाले कपड़ों की दुकान पर जब मैंने बिना किसी नाराजगी के उसे झाओ मिंग का फोन उठाने के लिए कहा था, रेस्टोरेंट में जब उसने और झाओ मिंग ने मेरे सामने इतनी नजदीकियां दिखाई थी, फिर भी मैंने न कोई सवाल किया न कोई झगड़ा। पहली बार उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में मुझे खोने वाली हो। उधर झाओ मिंग की आंखों में पल भर के लिए खुशी चमकी। वो धीरे से बोला, कियान, सच कहूँ तो ये अच्छा ही हुआ। वैसे भी पेई आन तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। तुम तो ये बात पहले से जानती थी। फिर उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं सिर्फ नहीं चाहता था कि तुम बेवजह परेशान हो। अब जब पेई आन तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी करने जा रहा है, तो क्या अब हमारे पास एक मौका नहीं? बस। सोंग कियान ने ठंडी आवाज में उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। इतने सख्त लहजे में उसने पहले कभी झाओ मिंग से बात नहीं की थी। झाओ मिंग भी एक पल के लिए घबरा गया। इन सालों में सोंग कियान ने उसकी हर बात मानी थी। उसने कभी उससे इस तरह बात नहीं की थी। फिर भी झाओ मिंग पीछे नहीं हटा। वो आगे बढ़ा, सोंग कियान की गर्दन पर हल्के से हाथ रखते हुए बोला, कियान, क्या मैं पेई आन से भी कम हूँ? लेकिन सोंग कियान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर अब भी उसी शादी के कार्ड पर जमी हुई थी। उस शादी के कार्ड पर लिखे सिर्फ 5 शब्द, दुल्हन झू मियाओलिंग। ये शब्द सोंग कियान की आंखों में किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे। उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, कुछ तो गलत है, जरूर कहीं न कहीं कोई गलती हुई है। अगले ही पल उसने झाओ मिंग को कार से नीचे उतारा। फिर बिना एक पल रुके कार तेज रफ्तार से दौड़ा दी। सच जानने की बेचैनी में उसने रास्ते भर कई रेड लाइट्स तक तोड़ दी। आखिरकार उसकी कार मेरे घर के बाहर आकर रुकी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसका दिल बैठ गया। घर के बाहर पहले से एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी। उसी वक्त उसने मुझे देखा। मैं एक लड़की के साथ घर के अंदर जा रहा था। सोंग कियान का हाथ कार का दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन वो वहीं का वहीं जमकर रह गई। उसमें अब मुझसे सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं बची थी। तभी उसे वो शेरवानी याद आई जिसे मैंने 6 महीने पहले शादी की तारीख तय होने के दिन एक पुराने कारीगर से खास अपने लिए सिलवाया था। उस वक्त मैं कितना खुश था। मैंने तो शादी की हर छोटी बड़ी तैयारी भी शुरू कर दी थी। मैं सोच रहा था शाम के डूबते सूरज के सामने हमारी शादी होगी। हम दोनों हमेशा साथ रहने की कस्में खाएंगे। लेकिन आखिर कब सब कुछ बदल गया। सोंग कियान 3 घंटे तक कार में बैठी रही। वो बार बार मुझे फोन करती रही, लेकिन मैंने उसका एक भी कॉल नहीं उठाया। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसे लगा शायद मेरा ही कॉल होगा। उसने बिना स्क्रीन देखे तुरंत फोन उठा लिया। पेईयान, मैं अभी। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई, कियान, मैं रान रान बोल रही हूँ, जल्दी वापस आओ, कुछ गड़बड़ हो गई है। उधर मैं लिविंग रूम में सोफे पर बैठी झू मियाओलिंग की तरफ देख रहा था और मन ही मन अपने पापा को कोस रहा था। डिनर पर बुलाने का आइडिया भी उन्हीं का था, लेकिन अब हाल ये था कि मम्मी पापा खुद ही कहीं गायब हो गए थे। मैं लगातार उन्हें कॉल करता रहा। फिर विचैट पर एक के बाद एक ढेर सारे मैसेज भी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरे सामने बैठी झू मियाओलिंग ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। वो बोली,
अंकल आंटी ने शायद जानबूझकर हमें थोड़ा अकेला समय देने का प्लान बनाया है। मेरे दिमाग में अभी भी ये बात ठीक से बैठ नहीं रही थी। झू मियाओलिंग हंसते हुए बोली, हो सकता है वो दोनों खुद कहीं डेट पर निकल गए हों। चलो उन्हें परेशान मत करते हैं, पहले खाना खाते हैं। अगर तुमने अभी भी नहीं खाया तो इतना सारा खाना बेकार हो जाएगा। मैंने टेबल पर नजर डाली। इतना खाना था कि 2 लोग मिलकर भी खत्म नहीं कर सकते थे। जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उसने मुझे पकड़कर वापस कुर्सी पर बैठा दिया। जो बचेगा उसे पैक करवा लेंगे। घर पर कुछ बच्चे हैं, उन्हें भी खाना मिल जाएगा। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? ये बात सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मम्मी पापा ने तो मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं था। एक पल के लिए मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। झू मियाओलिंग ने शायद मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए। उसने मुस्कुराते हुए मेरे कटोरे में मछली का एक टुकड़ा रखा और बोली, हाँ है तो काफी। मैंने घबरा कर पूछा, एक से भी ज्यादा? वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ कई हैं। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कहीं 4-5 तो नहीं होंगे। मैंने उसके खूबसूरत चेहरे और शानदार पर्सनालिटी की तरफ देखा। यकीन करना मुश्किल था कि उसके बच्चे भी हो सकते हैं। वो हंसते हुए बोली, क्या हुआ, अब पछता रहे हो? मैंने सिर हिलाया, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा हैरान जरूर हूँ। इतने में उसने मेरी प्लेट में इतना खाना डाल दिया कि छोटा सा पहाड़ बन गया। मैंने बेबस होकर सोचा, चलो जो होना था हो गया, बस थोड़ा घाटे का सौदा लग रहा है। मेरी बात सुनकर झू मियाओलिंग हंस पड़ी। फिर मजाक करते हुए बोली, वैसे मेरी तो पहली शादी है। अगर मुझे तुम्हारे जैसे सेकंड हैंड दूल्हे से शादी करनी पड़े तो नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। तो फिर मैं अपनी तरफ से थोड़ा ज्यादा दहेज ले आऊंगी। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। घर का माहौल काफी गर्मजोशी भरा हो गया था। मुझे खुद भी पता नहीं चला कि कब मैं इतना सहज हो गया। तभी मैंने पूछा, लेकिन एक बात बताओ, शादी से पहले उन बच्चों से पूछा है? बाद में ऐसा ना हो कि वो रोज घर में मेरे खिलाफ चाले चले। इतनी टेंशन मैं नहीं झेल सकता। झू मियाओलिंग एक पल के लिए रुक गई। सच कहूँ, उनसे तो मैंने अभी तक पूछा ही नहीं। मैंने बेबस होकर कहा, तो अभी पूछ लो। मेरी बात सुनते ही उसने तुरंत अपना फोन निकाला और स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। मैं घबरा गया और जल्दी से हाथ हिलाकर पीछे हट गया। लेकिन तभी मेरी नजर स्क्रीन पर पड़ी और मैं कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रह गया। फिर अचानक मेरे मुंह से निकला, झू मियाओलिंग, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। स्क्रीन पर कोई बच्चे नहीं थे, वहाँ तो सिर्फ कुछ प्यारी बिल्लियां और कुत्ते थे। मैंने हंसते हुए उसका फोन अपने हाथ में ले लिया। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो मुस्कुराकर बोली, पूरा एल्बम इन्हीं की तस्वीरों से भरा है, जितना मन करे आराम से देख लो। मैं बचपन से ही जानवरों को बहुत पसंद करता था। जब मेरा 8वां जन्मदिन था तब पापा ने मुझे एक टेडी डॉग गिफ्ट किया था। मैंने उसका नाम रखा था टुआन टुआन। वो सफेद, गोलमटोल और बिल्कुल चावल के लड्डू जैसा दिखता था। लेकिन झाओ मिंग के सॉन्ग परिवार में आने के दूसरे साल ही वो मर गया। उस दिन झाओ मिंग का जन्मदिन था। मैं टुआन टुआन को भी अपने साथ ले गया था। उसे सॉन्ग परिवार का घर अच्छी तरह पता था और उसका स्वभाव भी बहुत शांत था, इसलिए मुझे उसकी बिल्कुल चिंता नहीं हुई। लेकिन जब पार्टी खत्म होने वाली थी तब मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा, फिर भी वो कहीं नहीं मिला। आखिर में मैं बेसमेंट तक पहुंचा। वहां मैंने झाओ मिंग को खून से लथपथ देखा और उसके पास पड़ा था मेरा टुआन टुआन, जिसका शरीर इतनी बेरहमी से कुचला जा चुका था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। झाओ मिंग ने कहा कि टुआन टुआन ने पहले उस पर हमला किया था। अपनी जान बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था टुआन टुआन कभी किसी को नहीं काटता था। मैं दौड़कर उसके पास गया और रोते हुए चिल्लाया, मेरा टुआन टुआन मुझे वापस दो। तभी सोंग छियान ने बेसमेंट की सीसीटीवी फुटेज चला दी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि पहले टुआन टुआन ने ही झाओ मिंग पर हमला किया था और उसकी कलाई भी काट दी थी। उस सबूत के बाद वो मामला वही खत्म हो गया। लेकिन मेरे दिल में एक ऐसी गांठ छोड़ गया जो आज तक नहीं खुली। बाद में मम्मी पापा ने मुझे खुश करने के लिए फिर से एक डॉग लाने की बात कही, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मुझे डर था कहीं दूसरा टुआन टुआन भी मुझसे छिन ना जाए। ये सब याद करते करते मेरी आंखें भर आई। तभी झोंग याओलिन ने धीरे से मेरा फोन लिया और मुझे एक टिश्यू पकड़ा दिया। वो बोली, मुझे लगा था इतने सालों बाद तुम ये सब भूल चुके होगे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मेरी माँ आखिर तुम्हें हर बात क्यों बता देती है? बिना सोचे ही मुझे समझ आ गया, ये सब जरूर मेरी माँ ने ही बताया होगा। उनकी जुबान से कोई बात छुपती ही नहीं। झोंग याओलिन ने सिर हिलाया, ये बात आंटी ने नहीं बताई। पेईयान, तुम्हें याद है उस दिन तुम उस बेसमेंट तक पहुँचे कैसे थे? मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। इतने साल बीत चुके थे कि उस घटना की मेरी सारी यादें बस झाओ मिंग और उस अंधेरे बेसमेंट पर आकर रुक जाती थी। तभी उसने धीरे से कहा, मैं लेकर गई थी तुम्हें, शायद तुम्हें याद नहीं। असल में हमारी पहली मुलाकात उसी दिन हुई थी। ये सुनते ही मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं नहीं चाहता था कि वो आगे कुछ और कहे। मैंने तुरंत उसकी बात बीच में काट दी। झोंग याओलिन, मैं थोड़ा
अकेला रहना चाहता हूँ। कुछ पल तक चारों तरफ खामोशी छाई रही। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन कुछ खा लेना, अपना ध्यान रखना। जिसे पेट की बीमारी हो उसे 1-2 टाइम खाना छोड़ना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गया। मन ही मन मैंने अपनी माँ को पता नहीं कितनी बार कोस दिया। उनसे कोई भी बात छुपती ही नहीं, हर चीज दूसरों को बता देती है। ये सोचकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। जैसे ही झोंग याओलिन वहाँ से गई, मैंने तुरंत बटलर का फोन लिया और माँ को कॉल लगा दिया। इस बार उन्होंने फौरन फोन उठा लिया। कैसा रहा? पेई यान और मेरी होने वाली बहू की बात कैसी चली? माहौल अच्छा था ना? कुछ तो बोल, मेरी जान निकली जा रही है। बटलर भी बगल में चुपचाप खड़ा था, एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, क्या हुआ? अब अपने बेटे की आवाज भी नहीं पहचानती? माँ तुरंत बोली, अरे सिग्नल इतना खराब क्यों है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है। मैंने तंग आकर कहा, नाटक मत करो, नहीं तो अभी गार्डन में जाकर जो भी फूल खिले हैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, सब उखाड़ दूंगा। माँ घबरा गई, अरे मत मत। अच्छा बताओ क्या हुआ? मैंने सीधा सवाल किया। ये झोंग याओलिन आखिर है कौन? माँ हैरानी से बोली, क्या मतलब कौन? तुम्हें तो वो पसंद आई थी ना? मैंने सिर पकड़ लिया। हाँ, लेकिन मुझे लगा था कि हम दोनों पहले कभी मिले ही नहीं हैं। मेरे लिए पसंद आने का मतलब था कि पहली बार मिल रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर समझेंगे कि सामने वाला कैसा है। शक्ल, परिवार और स्वभाव देखकर धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ेगा। माँ हंसते हुए बोली, तो इसमें बुरा क्या है? तुम्हें वो अच्छी लगी, उसे तुम अच्छे लगे, इससे अच्छी बात और क्या होगी? अब मुझमें उनकी बातें सुनने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। मैंने फोन वापस बटलर को पकड़ा दिया और मेरा खाना खाने का भी बिल्कुल मन नहीं रहा। मैं सीधे जाकर अपने बेडरूम के बिस्तर पर गिर पड़ा। तभी जियांग हे का फोन आ गया। मैंने उसे रात की पूरी बात और झोंग याओलिन के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनते ही वो हंस पड़ा। मतलब झोंग याओलिन तुम्हें ब्लाइंड डेट के बाद नहीं बल्कि पहले से ही पसंद करती थी? पसंद, ये शब्द सुनते ही मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैंने धीरे से कहा, जियांग हे, अब मैं ये शादी नहीं करना चाहता। वो हैरान होकर बोला, क्यों? पहले तो तुम्हें उससे कोई परेशानी नहीं थी और अब तो सामने वाला इंसान भी तुम्हें पसंद करता है, इसमें दिक्कत क्या है? या फिर क्या तुम अभी भी सोंग छियान को नहीं भूल पाए हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, जियांग हे, क्या तुम्हें लगता है मैं इतना गिरा हुआ हूँ? वो शांत होकर बोला, फिर आखिर तुम्हें डर किस बात का है? मैं कुछ पल चुप रहा। मेरे दिमाग में वो सारे साल घूमने लगे जब मैं सोंग छियान से एक तरफा प्यार करता था। उस रिश्ते में मैं सिर्फ झुकता रहा। मेरे पास ना कोई आत्मसम्मान बचा था, ना अपनी कोई अहमियत। उस असमान रिश्ते में मैंने सिर्फ बेइज्जती और दर्द ही सहा था। अब झोंग याओलिन का प्यार मुझे खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा दबाव महसूस करा रहा था। मुझे डर था कहीं वो दूसरा मैं ना बन जाए और कहीं मैं उसे वो प्यार और अपनापन ही ना दे पाऊं जिसकी उसे इस शादी से उम्मीद है। ये सब बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने इस रिश्ते के बारे में सोचा था। मैं चाहता था कि हम दोनों बिल्कुल अजनबी हों, पहले मुलाकात हो, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को जाने, एक ही रफ्तार से आगे बढ़े। ना मैं उसका कुछ उधार रखूं, ना वो मेरा, ताकि किसी पर कोई मानसिक बोझ ना रहे। लेकिन अब मैं पूरी तरह उलझ चुका था। अगले 2 दिनों तक मैंने जानबूझकर झोंग याओलिन से मिलने से बचना शुरू कर दिया। वो भी समझदार थी, उसने मुझे मजबूर नहीं किया और ना ही बार बार मिलने की जिद की। लेकिन सोंग छियान तो जैसे मेरी परछाई बन गई थी। मैं जहाँ भी जाता वो किसी भूत की तरह मेरे पीछे आ ही जाती। इसी वजह से एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, सोंग छियान सीधे मेरे घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। 2 दिन पहले ही मम्मी पापा ने मुझे बताया था कि उन्होंने उसे घर के पास देखा था। वो मुझसे मिलना चाहती थी लेकिन पापा ने उसे वहीं से भगा दिया था। मुझे लगा था कि वो जा चुकी होगी, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो अभी भी यही रुकी होगी। मैं उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसने दौड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने तुरंत झटके से उसका हाथ छुड़ा लिया। वो जल्दी से बोली, मैंने तुम्हारा एक भी फोन नहीं मिस किया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, ओह मैं भूल गया था, मैंने अपना नंबर बदल लिया है। उसकी बात सुनते ही मुझे आधे साल पहले की बात याद आ गई जब वो झाओ मिंग को लेकर अचानक गायब हो गई थी। तब उसे ढूंढने के लिए मैंने एक साथ दर्जनों नए नंबर खरीदे थे। मैं बार बार उसे कॉल करता रहा लेकिन हर बार वो मेरा नंबर ब्लॉक कर देती। जिस नंबर से वो आज मुझे कॉल कर रही थी वो भी उन्हीं नए नंबरों में से एक था जिसे उसने कभी ब्लॉक कर दिया था। सोंग छियान की आंखें लाल हो चुकी थी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम अभी भी 6 महीने पहले वाली बात से नाराज हो? मैंने झुंझलाकर कहा, सोंग छियान हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। वो अचानक भड़क गई, ब्रेकअप? सिर्फ तुम कह दोगे और ब्रेकअप हो जाएगा? एक बार मुझसे पूछा भी था। उसकी ऊंची आवाज सुनकर आसपास के लोग रुक गए और तमाशा देखने लगे। मैं ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मैं तुमसे क्यों पूछूं? क्या रिश्ता खत्म करने के लिए भी तुम्हारी इजाजत चाहिए? 6 महीने पहले जब तुम बिना कुछ बताए गायब हो गए थे तब क्या तुमने मुझसे पूछा था? जब
जब तुम झाओ मिंग को लेकर चले गए थे तब क्या मुझसे एक बार भी पूछा था? और हर बार जब तुम झाओ मिंग के लिए मुझे अकेला छोड़ देते थे तब क्या कभी मेरी राय ली थी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सोंग छियान, अब यहाँ खड़े होकर झूठा प्यार दिखाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी ये हरकतें देखकर अब मुझे सिर्फ घिन आती है। मेरी बात सुनकर सोंग छियान वहीं खड़ी रह गई। फिर उसने खुद पर हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी लग रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तो बिना कुछ बताए रिश्ता तोड़ने की यही वजह थी? पेईयान, हम इतने साल साथ रहे, क्या मैं एक ढंग की विदाई के भी लायक नहीं थी? मैंने उसकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के कहा, नहीं, तुम उसके भी लायक नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो पूरी तरह सन्न रह गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना साफ और सख्त जवाब दूंगा। कुछ पल बाद उसने फिर पूछा, और झू मियाओलिंग, तुम उसे जानते ही कितना हो? उसे मिले कितना वक्त हुआ है? फिर भी तुम उससे शादी करने जा रहे हो? मैंने गहरी सांस ली और बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, अभी मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन आज नहीं तो कल जान जाऊंगा। सोंग छियान, क्या मैं तुम्हें कम जानता था? हम तो किंडरगार्टन से एक दूसरे को जानते हैं। हिसाब लगाओ, करीब 20 साल तो हो ही गए होंगे। लेकिन उससे क्या बदल गया? एक ऐसा आदमी जो अचानक हमारी जिंदगी में आया, उसने पल भर में मुझे मेरी जगह दिखा दी। जब भरोसा ही टूट जाए तो इतने सालों का साथ भी किसी काम नहीं आता। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए आखिरी बार कहा, सोंग छियान, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। अब कभी मेरी जिंदगी में वापस आने की कोशिश मत करना। इतना कहकर मैं वहाँ से मुड़ गया। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, सामने झू मियाओलिंग खड़ी थी। उसे देखकर मैं एक पल के लिए असहज हो गया। समझ नहीं आया कि अभी हुई सारी बातें उसने सुनी या नहीं। तभी मुझे अपने पैरों के पास कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा, कुछ छोटे छोटे पपी मेरे पैरों से लिपट रहे थे। झू मियाओलिंग मुस्कुराई और बोली, इसे ढूंढने में मुझे बहुत समय लगा। अगर रिश्ते की बात करें तो ये टुआन टुआन का भांजा माना जा सकता है। इसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा। मैं इंतजार कर रही थी कि इसका नाम तुम रखो। छोटा सा टेडी बार बार मेरी हथेली चाट रहा था। उसे सीने से लगाते ही मेरी आंखें नम हो गई। मैंने झू मियाओलिंग की तरफ देखकर पूछा, झू मियाओलिंग, और क्या क्या बातें हैं जो मुझे अभी तक नहीं पता? वो हल्का सा मुस्कुराई, ऐसी बातें तो बहुत है, अगर तुम सुनना चाहो तो मैं धीरे धीरे सब बताऊंगी। बस पता नहीं कोई मुझे इतना मौका देगा भी या नहीं। मैंने उस छोटे टेडी को अपनी बाहों में उठा लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल में पहली बार एक मीठी सी खुशी महसूस हुई। मैं मुस्कुराकर बोला, इसका नाम युआन युआन होगा। टुआन टुआन और युआन युआन, हमेशा साथ, कभी अलग नहीं। ऐसा लगा जैसे आखिरकार मेरी जिंदगी में सारी खुशियां लौट आई हों। लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले फैमिली ग्रुप में अचानक हंगामा मच गया। मम्मी पापा के हाथ में शादी का कार्ड था और दोनों के चेहरे का रंग बदल चुका था। उसी समय जियांग हे भी घर पहुंच गया। वो गुस्से में बोला, ये सोंग छियान आखिर करना क्या चाहती है? मैंने कार्ड खोल कर देखा। दूल्हे की जगह मेरा नाम लिखा था, लेकिन दुल्हन के नाम पर सोंग छियान था। मैं हंस पड़ा, क्या वो सच में पागल हो गई है? मम्मी ने जल्दी से पापा को ब्लड प्रेशर की दवा दी। फिर बोली, सिर्फ हमें ही नहीं, सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को दो दो शादी के कार्ड मिले हैं। एक तुम्हारा और झू मियाओलिंग का, और दूसरा तुम्हारा और सोंग छियान का। जिसे सच पता नहीं होगा वो तो यही सोचेगा कि तुम एक ही दिन दो दो शादियां करने वाले हो। उन्होंने अपना फोन दिखाया। देखो, सब लोग पूछ रहे हैं कि कल किस शादी में आए। मैंने दोनों कार्ड ध्यान से देखे। सोंग छियान वाले कार्ड में वही समुद्र किनारे वाला वेडिंग वेन्यू था जिसका सपना हमने 6 महीने पहले साथ मिलकर देखा था, जबकि मेरी और झू मियाओलिंग की शादी शहर के एक होटल में होने वाली थी। दोनों वेन्यू शहर के बिल्कुल उल्टे सिरों पर थे, एक उत्तर में तो दूसरा दक्षिण में। मैं अभी सोंग छियान को फोन करके पूछने ही वाला था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तभी झाओ मिंग का फोन आ गया। फोन उठाते ही वो गुस्से में चिल्लाया, पेईयान, तुमने मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर दी, अब क्या छियान को भी बर्बाद करना चाहते हो? पिछले कुछ दिनों से झाओ मिंग के अफेयर और तीसरे इंसान बनकर रिश्ता तोड़ने की खबरें पूरे इंटरनेट पर छाई हुई थी। मीडिया ने भी जांच शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि 6 महीने पहले जिस दिन मैंने अपनी शादी कैंसिल की थी, उसी समय झाओ मिंग ने भी बीमारी का बहाना बनाकर लोगों की नजरों से गायब होने का ऐलान किया था। फिर कुछ दिन पहले सड़क पर मेरी और सोंग छियान की बहस का वीडियो भी किसी राहगीर ने रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया। इन सब सबूतों ने लोगों का शक और पक्का कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कई बड़े ब्रांड्स ने रातों रात झाओ मिंग के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। यहाँ तक कि जिस फिल्म अवार्ड के नॉमिनेशन पर वो इतना घमंड करता था वो भी उससे वापस ले लिया गया। देखते ही देखते झाओ मिंग पूरे इंटरनेट पर मजाक का पात्र बन गया। यहाँ तक कि सोंग परिवार ने भी उससे अपना हर रिश्ता तोड़ लिया। हार न मानते हुए झाओ मिंग सोंग परिवार की हवेली के बाहर जाकर बैठ गया, लेकिन वहाँ पहले से मौजूद रिपोर्टर्स और इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स ने उसे ही अपनी
लाइव स्ट्रीम का कंटेंट बना दिया। कई दिनों तक सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड में सिर्फ उसी का नाम था। फर्क बस इतना था, इस बार उसकी गलतियां छुपाने वाला कोई नहीं था। मैं हल्का सा हंस पड़ा। झाओ मिंग, ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। अगर इसे कर्मों का फल कहते हैं तो तुमने वही पाया है जिसके तुम हकदार थे। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को पूरी सच्चाई समझा दी। उसके बाद मेरी और झू मियाओलिंग की शादी तय समय पर होने लगी। लेकिन जब एक नौकर मेरे लिए दूल्हे की शेरवानी लेकर आया, उसे देखते ही मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि ये वो शेरवानी थी नहीं जो मैंने शादी के लिए चुनी थी। झू मियाओलिंग ने तुम्हारे लिए पहले चुनी हुई शेरवानी वापस कर दी। उसने वही कस्टम शेरवानी खरीद ली जो ट्रायल के समय तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई थी। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन उसे कैसे पता चला? मुझे साफ याद था कि उस दिन उसने कहा था उसे कुछ काम है, इसलिए वो मेरे साथ शेरवानी देखने आई ही नहीं थी। फिर उसे मेरी पसंद कैसे पता चली? और सबसे बड़ी बात, वो हर बार मेरी भावनाओं का इतना ख्याल क्यों रखती थी? ये सब तो मुझे उसके लिए करना चाहिए था। तभी किसी ने हंसते हुए कहा, अब क्या सोच रहे हो, जल्दी से तैयार हो जाओ। सबके कहने पर मैंने वो शेरवानी पहन ली। कुछ ही देर बाद मैं झू मियाओलिंग के साथ होटल में शादी के लिए निकलने वाला था, लेकिन तभी दरवाजा अचानक खुला। सोंग छियान कुछ औरतों के साथ सीधे अंदर आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो शादी तक आकर हंगामा करेगी। वहाँ मौजूद कैमरा टीम भी एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि शूटिंग जारी रखे या नहीं, लेकिन सोंग छियान अपने साथ जो कैमरा टीम लाया था वो तुरंत सबसे आगे पहुंच गई और हर पल रिकॉर्ड करने लगी। सोंग छियान हाई हील पहनकर सीधे मेरे सामने आ खड़ा हुई। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। इस दुनिया में अगर तुम किसी से शादी करोगे तो वो सिर्फ मुझसे होगी। पहले जो भी गलतियां हुई मैं सब मानती हूँ। पेई यान, प्लीज मुझे बस एक और मौका दे दो। तुम्हें झाओ मिंग पसंद नहीं था, मैंने मम्मी पापा से कहकर उसे घर से निकलवा दिया। तुम्हें आइरिस के फूल भी पसंद नहीं थे, मैंने वो भी सब फेंकवा दिए। बस तुम मुझसे शादी कर लो, तुम जो कहोगे मैं सब मान लूंगा। उसकी बातें सुनकर भी मेरे दिल में जरा सी हलचल नहीं हुई। ये पहली बार था जब सोंग छियान मेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांग रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब उसने देखा कि उसकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा तो उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। सोंग छियान जल्दी जल्दी बोली, तुम्हें जो बीच वेडिंग पसंद थी मैंने सब तैयार कर दिया है, तुम्हारे पसंदीदा सिंगर को भी बुलाया है। पेई यान, क्या तुम हमेशा नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनूं? देखो ये वही अंगूठियां हैं जिन्हें तुमने खुद डिजाइन किया था, मैं इन्हें तुम्हारे लिए वापस ले आया हूँ। इतना कहकर उसने वो अंगूठियों की जोड़ी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं कुछ पल तक उन चमकती हुई अंगूठियों को देखता रहा, लेकिन वो आज भी एक बात नहीं समझ पाई थी। जिस दिन उसने बार बार हर फैसले में झाओ मिंग को मेरे ऊपर चुना, उसी दिन ये अंगूठियां मेरे लिए अपनी सारी अहमियत खो चुकी थी। मैंने बिना कुछ कहे अंगूठियां ली और सीधे खिड़की के बाहर फेंक दी। सोंग छियान घबरा गई। वो तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए मेरी तरफ लपकी, लेकिन अगले ही पल उसकी पूरा शरीर बालकनी से बाहर चली गई। वो अंगूठियों के पीछे खुद ही नीचे कूद पड़ी। आसपास खड़े लोग तो समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। किसी को उसे पकड़ने का मौका तक नहीं मिला। ये इमारत की छठी मंजिल थी। उस पल ऐसा लगा जैसे समय ही थम गया हो। छठी मंजिल की तेज हवा उसके सूट और कपड़ों को उड़ाती हुई निकल रही थी। मैं घबराकर दौड़ते हुए बालकनी तक पहुंचा। उसे नीचे गिरते देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को जोर से जकड़ लिया हो। हे दोस्तों, आप में से कोई अगर मेरे जैसे वीडियो बनाकर YouTube से अर्निंग करना चाहता है तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। मैंने एक 1-on-1 पर्सनल ट्रेनिंग लॉन्च की है, जहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं कहाँ से वीडियो लेता हूँ, कैसे एडिटिंग करता हूँ, कैसे SEO करता हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ, सब कुछ बिना कुछ छिपाए। और इस ट्रेनिंग की फीस होगी 2000, क्योंकि मैं एक समय पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट को ट्रेनिंग दूंगा और टोटल सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को ही अपने जैसा बनाऊंगा। 20 स्टूडेंट्स के बाद ये ट्रेनिंग हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, क्योंकि सच कहूँ मेरा भी कोई मन नहीं है कि अपने ही निच में ज्यादा कंपटीशन बढ़ाऊं। 2000 आपको ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन सच बोलूं मोनेटाइजेशन के बाद ये फीस आप सिर्फ एक ही वीडियो से रिकवर कर लेंगे। लेकिन 20 स्टूडेंट्स पूरे होने के बाद आपको इस ट्रेनिंग का मौका नहीं मिलेगा और इसकी प्राइस भी कम नहीं होगी, क्योंकि मुझे अपने जैसे सिर्फ 20 सीरियस लोग ही चाहिए। डिसीजन आपका है। ट्रेनिंग लेकर 1 से 2 महीने में अपना चैनल ग्रो करना है या फिर सालों तक YouTube पर भटकते रहना है, तो इस नंबर पर जल्दी कॉन्टैक्ट करें। ऐसा न हो कि आप लेट हो जाए और इस ट्रेनिंग का मौका मिस कर दें।